हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में हम जिस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस कर रहे थे वो टॉपिक था भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व, जिसमें हमने आपको कल 4 टॉपिक्स के बारे में बताया था। 4 नाम हमने आपको बताए थे, या हम कह सकते हैं कि भारतीय प्रस्तावना के 4 महत्वों के बारे में हमने बताया था। जिसमें पहला महत्व था प्रस्तावना संविधान के आदर्शों व सिद्धांतों को इंगित करती है। दूसरा पॉइंट था प्रस्तावना संविधान की मार्गदर्शक है। तीसरा पॉइंट था संविधान की व्याख्या में सहायक है, यानी क्या, प्रस्तावना। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ प्रस्तावना मेंशन कर सकते हैं, वैसे कोई आवश्यक नहीं है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रस्तावना संविधान की आत्मा, कुंजी या निचोड़ है। ये 4 टॉपिक हमने आपको कल नोट कराए थे। अब क्या है, इन टॉपिक्स को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ लेते हैं। उसके बाद इस वीडियो में हम जो है संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक, सो नेक्स्ट टॉपिक है, इसका फर्स्ट पॉइंट हम डिस्क्राइब करते हैं। इसमें ये टॉपिक जो है मैं आपको थोड़ा सा वर्बली बता दूंगा कि प्रस्तावना संविधान की मार्गदर्शक कैसे है। सो फर्स्ट टॉपिक ये है, प्रस्तावना संविधान के आदर्शों व सिद्धांतों को इंगित करती है। इंगित करना मतलब दर्शाना। ठीक है, दर्शाना होता है। संविधान के प्रस्ताव में, जो संविधान का प्रस्ताव है उसमें हमारी राजनीतिक व्यवस्था में, जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है उसमें प्रमुख आदर्शों, जो आदर्श हैं, तथा लोकतंत्र, प्रमुख आदर्शों तथा लोकतंत्र, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय आदि का उल्लेख मिलता है या करती है। प्रस्तावना भारतीय संविधान में हमारी राजनीतिक व्यवस्था के आदर्शों का, जिसमें हमारा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय, लोकतंत्र, इन सब का उल्लेख मिलता है। समाजवाद का मतलब सामाजिक होना, पंथ निरपेक्ष मतलब सभी धर्मों को मानना, सामाजिक तौर पर न्याय, आर्थिक तौर पर न्याय, राजनीतिक तौर पर न्याय, यानी कि समाज में सबको बराबर हिस्सेदारी, आर्थिक रूप से सभी को मौका मिलना चाहिए पैसा कमाने का। राजनीतिक न्याय मतलब आपको किसी भी एक, अगर किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए कोई सजा दी जाती है तो दूसरे को भी वही सजा दी जाएगी। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्रस्तावना के जो आदर्श और सिद्धांत हैं उनको किस तरीके से इंगित किया गया ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, प्रस्तावना संविधान की मार्गदर्शक है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वही यह दर्शाती है, वही यह रास्ता बताती है कि भारतीय संविधान या देश की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी। ठीक है, मार्गदर्शक का काम क्या होता है, रास्ता बताना। तो यानी कि वही ये बताएंगे कि देश की शासन व्यवस्था और इन सब चीजों का मार्गदर्शन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, प्रस्तावना आत्मा एवं कुंजी, यानी कि 4th वाला पॉइंट, ये 3rd में आ गया, ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना संविधान की आत्मा, कुंजी या निचोड़ है। तो हम कहते हैं प्रस्तावना आत्मा एवं कुंजी कैसे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना में देश के शासन व्यवस्था को चलाने की समुचित व्यवस्था है। इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। आत्मा इसलिए है क्योंकि जो कुछ है भारतीय संविधान का संपूर्ण सार उसकी प्रस्तावना में ही निहित है। ठीक, इतने साधारण से शब्दों में आप इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट, आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 3rd वाला जो हमारा था, व्याख्या में सहायक। संविधान की व्याख्या में सहायक भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है कि प्रस्तावना पर कोई कानूनी बाध्यकारी शक्ति नहीं है। यानी कि प्रस्तावना पर कोई भी कानूनी रूप से बाध्यकारी शक्ति नहीं है, कोई बाध्यकारी नहीं है। प्रस्तावना के माध्यम से ही देश के सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का भी अधिकार है। सिर्फ प्रस्तावना के ही माध्यम से, यानी कि प्रस्तावना में ही कहा गया है देश का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, वही सबका निर्धारण करेगा, राजनीतिक न्याय जिसे कहते हैं। ठीक है, और संविधान की व्याख्या करने का एकमात्र अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को ही होता है। सर्वोच्च न्यायालय को अन्य किसी को भी नहीं। संसद भी संविधान की व्याख्या नहीं कर सकती है।
ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पर संसद को, न किसी राष्ट्रपति को, किसी भी सदस्य को किसी तरीके की व्याख्या करने का कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ न्यायालय, उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय को ही इसकी व्याख्या करने का एकमात्र अधिकार प्राप्त है। ठीक, सो टॉपिक्स यहाँ क्लियर हो गए होंगे। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इसमें कुछ 16 या 17 विशेषताओं के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि भारतीय संविधान की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, क्या खासियत है भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के बारे में, अनुसूचियों के बारे में, कैसा है, कठोर है, लचीला है, एकात्मक है, संघात्मक है, लोकतांत्रिक है, संसदीय शासन प्रणाली, समाजवादी राज्य की स्थापना, ये सारी चीजें हम इसकी विशेषताओं के अंतर्गत पढ़ते चलते हैं। तो पहला टॉपिक है इसमें सर्वाधिक व्यापक संविधान। ये तो सभी लोग जानते हैं कि भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ध्यान रखिएगा, लिखित। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है, सबसे बड़ा। इतना बड़ा संविधान ना तो ब्रिटेन का है ना अमेरिका का। ब्रिटेन में सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं, संविधियां जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, और वो भी बदलती रहती हैं परिस्थितियों के अनुसार। वर्तमान में इसमें 395 अनुच्छेद, ठीक है, कुछ पेंडिंग्स हैं, कुछ बढ़ गए हैं, लेकिन एक एक्यूरेट आंकड़ा जो है 395 का है। 395 अनुच्छेद, 12 अध्याय यानी कि भाग, पार्ट्स, एवं 22 अध्याय, पार्ट्स, एवं 12 अनुसूचियां हैं। 22 अध्याय, भाग एवं 12 अनुसूचियां हैं। जबकि अमेरिका के संविधान में केवल 7, ठीक है, कनाडा के संविधान में 147, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद ही हैं। कितने हैं? 153 अनुच्छेद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं निर्मित एवं लिखित संविधान, यानी कि तैयार और लिखित। ठीक, भारतीय संविधान एक निर्मित संविधान है, यानी कि तैयार। इसका निर्माण एक संविधान सभा द्वारा एक विशेष समय पर किया गया था। विशेष समय, जब इसकी विशेष रूप से आवश्यकता थी। देश का बंटवारा जब हुआ था, मुस्लिम लीग का बंटवारा जब हुआ था, यानी कि हमने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से जब छुटकारा पाया था कैबिनेट मिशन की पॉलिसी के द्वारा 1946 के बाद। ठीक है, ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त संविधान के अधिकांश भाग लिखित रूप में उपलब्ध है। ठीक, संविधान सभा के विशेष समय पर किया गया। समय के अलावा इसके अतिरिक्त संविधान के अधिकांश भाग जो है हमारे पास लिखित रूप में आज भी उपलब्ध हैं। ठीक, 1946 वाले कैबिनेट मिशन के द्वारा ही तो ये सब हुआ था। जब 3 मंत्री उसमें आए थे, 3 मंत्री उन्होंने तैनात किए थे। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। 47 के बाद जो है पहली बार इसकी घोषणा हुई थी 47 में। 19 दिसंबर को पहला अधिवेशन हुआ था। ये सारी चीजें मैं आपको पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ और नोट्स में भी आपको मिल गई है। नेक्स्ट, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व पूरे तरीके से संपन्न, अपने आप में। प्रभुत्व का मतलब अपने आप में संपन्न। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि ऐसा गणराज्य जहां पर देश के प्रमुख का चुनाव, यानी कि राष्ट्रपति का भी चुनाव जनता द्वारा किया जाए। अब चाहे वो अप्रत्यक्ष हो चाहे वो प्रत्यक्ष हो। ठीक, हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है, न कि प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष कैसे? कि हम उन लोगों को चुनते हैं जो लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक, यानी कि आपके और द्वारा और हमारे द्वारा चुने गए केंद्रीय और विधानमंडल के सदस्य। इसमें देखते हैं भारतीय संविधान भारत में एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य की व्यवस्था करता है। समझ गए होंगे आप कैसा लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम पढ़ते हैं एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक व्यवस्था, यानी कि ऐसी व्यवस्था जो हो तो संघात्मक लेकिन इसमें एकात्मक लक्षण भी मिले हुए हों, सिंगल तक, यानी कि पूरी पावर जो है केंद्र द्वारा संचालित तो हो लेकिन राज्यों को भी अपने स्तर पर शासन व्यवस्था चलाने के अधिकार प्राप्त हों एकात्मक लक्षणों के साथ। यानी कि आप इंडिविजुअल तो अपने शासन चलाएंगे ही, लेकिन घूम फिर के आप कहाँ आएंगे? केंद्र के अंतर्गत।
संघात्मक व्यवस्था के सभी लक्षण भारतीय संविधान में विद्यमान है, यानी कि केंद्र द्वारा संचालित होना, ऐसे समझ सकते हैं आप इस लाइन को। मैंने इसीलिए ये लाइन जो है रिमार्क कर दी है पेन से। एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक व्यवस्था, यानी कि एक एक लक्षण से, इंडिविजुअल से संघ बनाना, यानी कि एक एक उंगली से मुट्ठी का बनना। ठीक है, समझ गए होंगे आप। एक सिंगल फिंगर से, अंगूठी से, उंगली से आपकी एक मुट्ठी का निर्माण होना। ठीक, नेक्स्ट, कठोर एवं लचीला संविधान। देखिए, कठोर एवं लचीले संविधान से मेरा मतलब है कि ये संविधान उतना कठोर है कि इसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किए जा सकते, और उतना लचीला भी है कि अगर कहीं आवश्यकता पड़ जाए तो इसमें परिवर्तन किए भी जा सकते हैं। अनुच्छेद 368 के द्वारा, जिसे हम कहते हैं संविधान संशोधन, इसमें 3 तरीके के संशोधन पढ़ाए जाते हैं, लेकिन संशोधन यहाँ हमारा मुद्दा नहीं है। संशोधन जो है अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। 3 तरीके के संशोधन यहाँ पढ़ाए जाते हैं, संवैधानिक संशोधन, सामान्य संशोधन और वोटिंग के द्वारा। ठीक है, वो संशोधन मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अभी हम कठोर एवं लचीले संविधान की बात करते हैं। तो ये एक ऐसा मिश्रण है, भारतीय संविधान यह जितना कठोर है उतना ही दया भाव की भावना रखने वाला भी। जैसे कि अगर ये किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड देता है तो ये कठोर दंड हो गया, लेकिन उसके प्रति आप कहेंगे दया भाव कैसे रखता है, तो उसको अपनी बात रखने का पूरा अवसर प्रदान करता है। इसको राष्ट्रपति के पास तक जाकर अपने लिए दया मांगने, दया याचिका तक के प्रावधान किए गए हैं उसको बख्शने के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि यह जितना कठोर है उतना दया भाव रखने वाला भी है, दया भाव की भावना रखने वाला, यानी कि बार बार मौका देने वाला। अगर तुमने कुछ किया है, अगर तुम कहीं से नहीं पाए, तुम्हें उम्मीद लगती है, तो आप फिर कहीं जा सकते हैं, स्टेज बाय स्टेज। जैसे अगर आप कोर्ट से हार जाते हैं तो आप राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं, फिर रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं। ये सारी चीजें, एक ही गलती की माफी के लिए कुछ मौके दिया जाना, ऐसे समझ सकते हैं इसको। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग अपने तरीके से समझ रहे हों, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल आपको अंडर ब्रैकेट में बता रहा हूँ कि एक ही गलती अगर आपने की है उसके लिए आपको 2-4 मौके मिल जाएं। नेक्स्ट, संसदीय शासन प्रणाली। ये ब्रिटेन की व्यवस्था है और वहीं से जो है हमने संसद का निर्माण अपने यहाँ पर किया है। ठीक, तो इसको हम देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली क्या है। ब्रिटेन की तरह, ठीक है, इसको तरह कर दीजिए, ब्रिटेन की तरह भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ब्रिटेन की तरह ही भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति को कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान का दर्जा प्रदान किया जाता है, यानी कि जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। यानी कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान से मतलब है कि कार्यपालिका के जो भी काम होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे, ये उसमें सम्मिलित नहीं होता। ठीक है, औपचारिक प्रधान का दर्जा प्रदान किया गया है। और शासन की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में होती है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। कार्यपालिका में कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। संसद में कौन कौन होता है? संसद में होता है कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये आप जो कहते हैं, ठीक है। और आपकी कार्यपालिका शक्ति अलग होती है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये चीजें वहीं होती हैं। लोकसभा कार्यपालिका शक्ति वहां से निकलती है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के लिए। नेक्स्ट, समाजवादी राज्य की स्थापना। समझ गए होंगे आप संसदीय शासन प्रणाली। समाजवादी राज्य की स्थापना। भारत में सामाजिक ढांचे पर आधारित समाज की अवधारणा पर बल दिया गया है। भारत में सामाजिक ढांचे पर आधारित यानी कि सामाजिक तौर तरीके पर आधारित समाज की अवधारणा पर बल दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया समाजवाद शब्द 1976 में, ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है ये शब्द। कौन सा शब्द? समाजवाद शब्द 1976 में जोड़ा गया। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक 8th नंबर, पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य से क्या मतलब है? पंथ निरपेक्ष राज्य से मतलब है जहां पर सभी धर्मों का पालन हो,
सभी धर्मों के लोगों को रहने के लिए निवास स्थान प्रदान किया जाए, उनको उनकी उपासना करने का, उनके धर्मों को मानने का ये सारे अधिकार दिए जाएं। एक पंथ निरपेक्ष राज्य है भारत, जहां सभी धर्मों के लोगों को रहने एवं उपासना करने का अधिकार प्राप्त है। यह भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था प्रस्तावना में, ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक, पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब यही होता है। नेक्स्ट 9वां, मूल अधिकारों एवं मूल कर्तव्यों की व्याख्या। मूल अधिकार होते हैं जो आपको प्राप्त होते हैं, और मूल कर्तव्य वो होते हैं जो आपको प्राप्त होते हैं अपने देश के लिए, यानी कि ये देश से तो आपको मिलते हैं, यानी कि देश इनको आपको देगा। ये अधिकार आपको प्राप्त हैं कि आप जीवन जिएं, अपनी सारी चीजें करें, ये सब चीजें हैं, पढ़ें, अपना व्यापार करें, लेकिन मूल कर्तव्य आपके देश के लिए है कि आप देश की रक्षा करें, जरूरत पड़े तो राष्ट्र की चीजों का सम्मान करें, शासन व्यवस्था का सम्मान करें। ठीक है, ये सारी चीज मूल कर्तव्य, यानी कि आपके कर्तव्य, अधिकार जो आपको प्राप्त हैं, कर्तव्य जो आपको करने हैं। ठीक है, की व्यवस्था। भारतीय संविधान में मूल रूप से नागरिकों के लिए 7 मूल अधिकारों की व्याख्या की गई थी। ठीक, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर, किसको? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया। वो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अगर मूल अधिकार होता तो सब लोग इस पर अपना अधिकार जमाते, जिसके पास है वो भी और जिसके पास नहीं है वो भी। अब जिसके पास नहीं है उसको सरकार कहाँ से दे, क्योंकि अधिकार है वो तो उसका प्राप्त करना, दो जबरदस्ती हो गई। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद इसको हटा दिया गया, जिससे कि मूल अधिकार कितने रह गए? 6। अब मूल अधिकारों के बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी हम इसमें नागरिकता पढ़ेंगे, मूल अधिकार पढ़ेंगे, अब वो हम कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेदों पर आएंगे। ठीक है, 6 मूल अधिकार हैं, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये ऐसे अधिकार आपको प्रदान किए गए। दोषबंदी, दोष सिद्धि के प्रति अधिकार, ये 6 अधिकार हैं। अगर आप जो है कहेंगे तो मैं आपको आगे सारे बताऊंगा, डिस्क्रिप्टिव में बताऊंगा। एक बार पहले आपको 5-6 पॉइंट जो है मैं लिखा दूंगा, उसके बाद उनका डिस्क्रिप्शन जो है मैं आपको बता दूंगा। 6 अधिकार हैं, आप ध्यान रखिएगा। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन के बाद नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य भी निर्धारित किए गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, किंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ये पॉइंट बेसिकली याद रखने योग्य है कि पहले मूल अधिकार कितने, मूल कर्तव्य कितने थे? 10, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। ठीक है, भाग 51 का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भाग 51A या 51 का। किंतु 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। ये सारी चीजें आपको क्लियरली पढ़ाई जाएंगी। नागरिकता, मूल अधिकार, फिर नीति निर्देशक तत्व, फिर आपके मूल कर्तव्य। काफी टॉपिक लेंदी हैं, चीजें हैं और बहुत इंटरेस्टिंग हैं, जानने योग्य हैं। आजकल की जो व्यवस्था है उसको समझने के लिए इन सब चीजों को जानना विशेष रूप से आवश्यक है। सो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान आ गया। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? जो राज्य के होते हैं, राज्य आपके लिए जो नीतियां बनाता है वो होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उन्हें निर्देशक नहीं कहते, बहुत लोग उन्हें निर्देशक कहते हैं, निदेशक होते हैं। निदेशक तत्व का मतलब है राज्य वो नीति निर्देश बनाए जो आपके लिए आवश्यक हो। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य की नीति के निर्धारण के लिए होते हैं, एक पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं कि वे अपनी राज्य की जनता के लिए किस तरीके की नीतियों की तैयारी करें, घोषणा करें। इन्हें आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। मैं आपको सारी चीजें आगे बताऊंगा कि नागरिकता कहाँ से प्राप्त हुई, मूल अधिकार कहाँ से प्राप्त हुए, मूल कर्तव्य कहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, सिविल सर्विसेज कहाँ से प्राप्त हुई, मूल कर्तव्य कहाँ से प्राप्त हुए। ये कुछ अलग अलग संविधानों से हमारे यहाँ लिया गया है, इसीलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? उधार का थैला, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो भारतीय संविधान में खुद लिखी गई हैं। मोस्टली सारी चीजें जो हैं अन्य देशों के संविधान से उठाकर यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दी गई हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, ली गई हैं सारी चीजें। नेक्स्ट, इकहरी नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप।
हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता यानी कि भारत की नागरिकता ही भारत के व्यक्ति को प्राप्त है। अमेरिका की तरह दो नागरिकताएं व्यक्ति को नहीं मिलेंगी, यानी कि केंद्र की अलग और राज्य की अलग, ऐसा भारत में नहीं है। भारत में संघीय प्रणाली के बावजूद इकहरी नागरिकता पाई जाती है। ठीक है, संघीय प्रणाली होने के बाद किसी भी प्रांत के नागरिक सिर्फ भारत के नागरिक हैं, न कि अपने प्रांत के। यानी कि आपको प्रांत की नागरिकता नहीं है, आपको जो भी नागरिकता है वो भारत की है, आप भारत के नागरिक होंगे। इसीलिए पहचान पत्र जो बनते हैं वो भारत सरकार द्वारा बनते हैं। गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक राष्ट्रभाषा यानी कि देश की एक राष्ट्रभाषा होगी, जो क्या है, हिंदी। राष्ट्रभाषा हिंदी है भारत की, ध्यान रखिए। अब राज्य भाषा अलग अलग हो सकती हैं, ये राष्ट्र की भाषा है। राज्य भाषा अपनी अपनी मदर टंग्स होती हैं, जैसे हमारे यहाँ की खड़ी बोली है, ब्रज बोली है। ठीक है, हरियाणा की खड़ी बोली है। ठीक है, और आप कह सकते हैं अवध की अवधी है, या साउथ में आप कहीं मलयालम बोलते हैं, कहीं तेलुगु बोलते हैं। ये सारी आपकी अपनी राज्य भाषा हैं। भारत में सरकारी स्तर पर हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, एक राष्ट्रभाषा। ठीक, नेक्स्ट, स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका। ठीक, स्वतंत्र है और सर्वोच्च है, न्यायपालिका को ही अधिकार है जो है क्या, संविधान की व्याख्या करने का, उसमें भी मोस्टली सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान के द्वारा भारत के लिए एक स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। संविधान के द्वारा ही स्वतंत्र, यानी कि उस पर किसी की कोई पाबंदी नहीं, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं, किसी कार्यपालिका का नहीं, किसी व्यवस्थापिका का नहीं, कोई कार्यपालिका और व्यवस्थापिका इनसे अलग है। न्यायपालिका का अपना एक अलग रोल है। यह भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है, ध्यान रखिएगा, अंतिम। इसके बाद आप कहीं अपील नहीं कर सकते। ठीक है, राष्ट्रपति के पास आप कहते हैं कि साहब हम राष्ट्रपति के जाएंगे, लेकिन वो दया याचिका है, आप उस पर दया मांगने जा रहे हैं, अपील कर रहे हैं, थोड़ी जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट, वयस्क मताधिकार। समझ गए होंगे आप, सर्वोच्च न्यायपालिका। वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार का मतलब होता है 18 साल की आयु, अब जब आपको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाए, जब आप मत देने के अधिकार प्राप्ति हो जाए। भारत में सभी वयस्क, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, को संविधान द्वारा जाति, वर्ण, धर्म एवं वंश इत्यादि के आधार पर, ठीक है, किसी भी आधार पर भेदभाव के बिना, यानी कि कोई किसी भी आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी भी धर्म जाति विशेष के क्यों ना हो, अगर आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष है तो आप मत देने के अधिकार के प्राप्ति हैं, यानी कि आप मत देने का अधिकार रखते हैं। ठीक, वयस्क मताधिकार का मतलब ये होता है, वयस्क का मतलब बड़े होने से होता है, 18 साल। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल नंबर 17, अनुच्छेद 17 पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। 15 में भी अलग है, 14 में भी अलग है। 17 में है अस्पृश्यता का अंत, 14 में है आपका समानता का अधिकार, 15 में है आपका धर्म, मूल, वंश, जाति, 17 में आपका अस्पृश्यता है। ठीक है, सारी चीजें आपको बताएंगे, 16 भी बताएंगे, 21 भी बताएंगे, 32 भी बताएंगे, सारे आर्टिकल्स आपको लिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत से। साधारण सी भाषा में ये चीज समझ लीजिए, भारत में अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है, क्योंकि यहाँ पर सबको जो है समान रूप से रहने की जो है स्वतंत्रता प्राप्त है। यहाँ आप किसी को किसी धर्म या जाति विशेष के नाम पर छुआछूत या अलग नहीं कर सकते। भारत के संविधान द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है और अब इसका किसी भी रूप में प्रयोग एक दंडनीय अपराध माना जाता है। किसी भी रूप में मतलब बहुत से लोग उसको जाति धर्म पर लेने लग गए थे, अरे यार ये वाल्मीकि है या ये और किसी बिरादरी का या SC/ST के जो भी है, तो अगर ऐसी कोई भावना किसी के अंदर आएगी तो वो क्या है, एक दंडनीय अपराध है। ठीक, नेक्स्ट, अल्पसंख्यकों व एवं अनुसूचित जातियों के हितों पर विशेष ध्यान। ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, ये हमारे देश की आजकल की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन वो हमारा टॉपिक यहाँ नहीं है कि हम उसको डिस्कस करें। अभी हमारा डिस्कस करने का मुद्दा ये है कि संविधान की विशेषताएं हैं ये, अल्पसंख्यकों एवं अनुसूचित जातियों के हितों की विशेष व्यवस्था। भारतीय संविधान द्वारा अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है,
यानी कि ये लोग गरीब तबके के हैं, ये लोग कम हैं या हल्के फुल्के हैं, किसी भी तरीके से इनको एक विशेष संरक्षण दिया गया, इनके उत्थान के लिए इनको कुछ पैसे दिए गए, कुछ सहायता प्रदान की गई, ये सारी चीज़ें। और संसद, राज्य विधानमंडलों एवं सरकारी सेवाओं में उनके लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए गए, यानी कि संसद में भी, राज्य विधानमंडल में भी और सरकारी नौकरियों में भी इनके लिए कुछ स्पेशल कैटेगरीज के लिए जो प्लेसेस हैं वो रिजर्व्ड कर दिए गए, आरक्षित कर दिए गए। ठीक, नेक्स्ट, संकटकालीन प्रावधान 352, 56 और 60, इसको हम आपातकाल की परिस्थिति कहते हैं। बाहरी विद्रोह, आंतरिक विद्रोह और आर्थिक संकट, ये 3 विद्रोह होते हैं। आंतरिक विद्रोह, बाहरी विद्रोह और आर्थिक संकट, 352, 56 और 60, 352, 356 और 360, ध्यान रखिएगा। तीनों में बता दूंगा अलग अलग कौन से हैं आपको आगे। अभी आप देखिए संकटकालीन प्रावधान क्या है। संकट काल का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए संविधान में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। संकट काल में संविधान में संशोधन किए बिना संघात्मक शासन एकात्मक शासन में परिवर्तित हो जाता है। संघात्मक शासन का मतलब है कि संघ द्वारा सबको जो शक्ति प्रदान की गई है, यानी कि सबको जो शक्ति दी गई है, वो अब जो है एकात्मक शासन में बदल जाएगी। अगर संकट की कोई भी परिस्थिति, आपातकाल की कोई भी परिस्थिति आती है तो सारी शक्ति कहाँ पहुंच जाएगी? संसद में, केंद्र बिंदु में, केंद्र सरकार के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, बिना संघात्मक शासन एकात्मक शासन में परिवर्तित हो जाता है। किसी भी संशोधन के बिना राज्य सरकारें अपने आप खत्म हो जाएंगी। ठीक है, सारी सत्ता कहाँ चली जाएगी? केंद्र सरकार के अंतर्गत। जो आज वास्तव में आप देख रहे हैं, सारी चीजें कहाँ से एक तरीके से चल रही हैं? केंद्र सरकार के द्वारा। ये संकट ही है एक तरीके का। अब इसको हम इन संकटों में नहीं देख सकते, ये बाहरी विद्रोही मान लीजिए एक तरीके से आप कहें तो। नेक्स्ट, विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति, विश्व शांति का समर्थक। भारत विश्व शांति का समर्थक है और विश्व बंधुत्व की भावना में ही विश्वास रखता है, क्योंकि हमारी जो नीति है वो वसुधैव कुटुंबकम की है। हम लोगों को अपने यहाँ सम्मान देते हैं, टूरिस्ट प्लेस मानते हैं, विश्व बंधुत्व की भावना, भाई भतीजावाद की भावना पर चलते हैं। तो विश्व शांति के समर्थक तो हम शुरुआत से रहे ही हैं। तो यहाँ तक के डिस्कशन के साथ आप लोग, मैं समझता हूँ कि भारतीय संविधान की विशेषताओं को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चीज़ों को आप लोगों ने समझा होगा, जैसे मैंने आपको बताई, सारे पॉइंट्स एक एक करके मैंने आपको क्लियर किए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी, वो मिलेगी सिटीजनशिप, नागरिकता और मूल अधिकारों की। ठीक है, सो प्लीज़ पढ़ें, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखें और खुश रहें। थैंक यू।